1/32 प्लस 1 आएगा, दैट इज 33/32। ये पैरेलल के लिए है ना, इट इम्प्लाइज आर पैरेलल कितना हो गया 32/33। तो इसका मतलब फ्लो कितना आएगा 32 डिवाइड बाय आर पैरेलल, दैट इज 32/33, दैट इज 33 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका थर्ड का आंसर आ गया। थोड़ा फास्ट भगा दिया मैंने। आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू गो बैक एंड सॉल्व दिस थिंग वंस अगेन एट होम। देख लो बस पूरा, एक बार दोबारा करना। इसमें आइडिया बस ये है कि लेंथ आप बढ़ाते हो ना तो रेजिस्टेंस का बढ़ जाता है, लेंथ कम करते हो रेजिस्टेंस कम होता है, राइट। ऐसे ही रेडियस अब उसका बढ़ाते हो तो R/4 टाइम्स रेट से रेजिस्टेंस कम होता है। ये समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ गुड। एक बार दोबारा करना। लेकिन तो जेई में एक अच्छे वेटेज के साथ क्वेश्चन आया था ये वाला एक बार, ऑफ कोर्स दे हैड गिवन इन बेटर वैल्यूज, तो और जल्दी सॉल्व होता था वो। उनका क्वेश्चन ये था कि 2 ट्यूब्स है, एक के बारे में बता दिया उन्होंने, एक के बारे में फ्लो बता दिया, दूसरे के बारे में डायमेंशन बता दी। फिर उन्होंने कुछ तो उसका फ्लो पूछ लिया, उसका डायमेंशन पूछ लिया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ओके नेक्स्ट। बैठा दो पूरा, जल्दी 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 फटाफट। अभी बस 3 छोटी छोटी चीजें रह गई है। वन इज स्टोक्स लॉ, वन इज टर्मिनल वेलोसिटी, वन इज रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, एकदम टाइम पास चीजें हैं, बहुत सिंपल सिंपल है। ठीक है, सिंपल इसलिए है क्योंकि वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू गेट इन द डिटेल्स ऑफ दिस। ठीक है, जेई स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत सिंपल है। स्टोक्स लॉ क्या बोलता है देखते हैं। देखो, अगर किसी फ्लूइड में ना, अगर हम एक स्फीरिकल बॉल को डुबा देंगे, डाल देंगे, तो स्फीरिकल बॉल नीचे जाती है, ऐसे कुछ होता है ना। पूरा हनी है यहाँ पर, इस क्लास का हनी भरा हुआ है, और यहाँ पर एक स्फीरिकल बॉल को जस्ट यू ड्रॉप, क्या होगा? नीचे आएगा, ऑब्वियसली क्या होगा, फटेगा थोड़ी वो, है ना। तो जब नीचे जाएगा ना, तो कैन यू यू नो use a common sense to visualize that this ball will experience a force in upward direction, viscous force बोल सकते हैं, drag force बोल सकते हैं, राइट, है ना। अगर ये चीज हवा में गिरोगे, हवा में छोड़ोगे, हवा में फटाक से नीचे गिरेगा वो, बट उसी को पूरे हनी में डाल के फेंकोगे, छोड़ोगे, तो शायद थोड़ा धीरे जाएगा, बिकॉज हनी इज प्रॉब्ली पुशिंग इट अप, राइट। दैट पुश इज नोन एज ड्रैग फोर्स, प्रिसाइजली विस्कस फोर्स, है ना। तो अगर ये एक स्फीयर है और इसका रेडियस r है, तो स्टोक अंकल ने बोला था बच्चों, वो विस्कस फोर्स होता है वो 6 पाई ईटा r v होता है। दिस इज द विस्कस फोर्स, ठीक है। एंड द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट द फोर्स इज इट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। मतलब जितना ज्यादा इसकी वेलोसिटी होगी ना, उतना ज्यादा विस्कस फोर्स आएगा। मतलब अगर आप इस बॉल को ऐसे लेके ना जस्ट रिलीज करोगे, मान लो पूरा हनी भरा हुआ है, जस्ट रिलीज करोगे, तो उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी उस टाइम पे, तो फोर्स भी नहीं लगेगा इसके ऊपर कुछ भी। जितना ये तेज भागेगा ना, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा।
आई होप यू गेटिंग पॉइंट. दिस नोन इज स्टोक्स लॉ. ठीक है, प्रूफ भी किया होता है इन बुक्स में जनरली, तो इसको डायमेंशन से प्रूफ किया होता है. दिस इज नॉट अ प्रॉपर प्रूफ, तो आई एम स्किपिंग दैट, नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, आप एक बार जस्ट अपने यूनिट्स एंड डायमेंशन के रिवीजन के लिए आप उसको पढ़ सकते हो, बस उसमें कोर फिजिक्स नहीं है उसके अंदर, नीदर इट इज रिक्वायर्ड. ओके, तो अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम होता है इसके अंदर. क्या होता है कि जब आप इस बॉडी को आप रिलीज करते हो, ठीक है, इस बॉडी को रिलीज करते हो, मान लो पूरा हनी भरा हुआ है, शहद भरा हुआ है, ठीक है, तो इस बॉडी पे क्या क्या फोर्स लगते हैं? वन इज डाउनवर्ड एमजी एंड बाइंड फोर्स लगेगा ऊपर शायद, है ना. कई बार हम बाइंड फोर्स को और नीचे वाले एमजी को मिलाकर एक बार बोल देते हैं, क्या नीचे का फोर्स होगा इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था एमजी, फिर नया नाटक चालू हुआ उसका एमजी माइनस बी, है ना, और चुपके से एक और ऐड कर दिया आपने, ये भी विस्कस फोर्स. लेकिन ठीक है, बर्नौलीज के इक्वेशन यूज करते हैं, एक बार मैंने मेंशन भी किया था, नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फोर्सेस के लिए ही हम सब कुछ करते हैं, सो फेयर इनफ, कोई ऐसा बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ दिया आपके सर पे. ठीक है, विस्कस फोर्स का एप्लीकेशन बहुत सिंपल और आइसोलेटेड आने वाला है, आया तो एज फार एज रिमेंबर शायद नहीं आया अभी तक, आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है. हाँ, लेकिन मेंस में काम आएगा, लेकिन एडवांस में शायद पता नहीं. एनीवेज, तो नीचे का फोर्स ये हो जाएगा, राइट, इट्स अ कांस्टेंट नंबर, वॉल्यूम इसकी फिक्स है, हाँ राइट. हाँ, तो एक नंबर आ गया मान लो 100, तो 100 बाय मास इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा नीचे की तरफ, राइट. हियर लास्ट, यस, इज इट अ कांस्टेंट? व्हाई? अरे लिसन यार, टाइम पास कर रहे हैं पीछे वाले. So this is the net force downward. Now because of this force, what will happen? It will start coming down. The moment it moves, it comes under the radar of Stokes uncle. Stokes बोलता है भाई हम तब तक नहीं लगेंगे जब तक आप वेलोसिटी नहीं देंगे हमको बोले तो बॉडी को. तो द मोमेंट बॉडी ने वेलोसिटी अटेन की, स्टोक बोलेगा ऊपर लगो, ऊपर की तरफ. समझ में आ रहा है क्या? तो नीचे का फोर्स इसमें ये था, ये वाला फोर्स था, और जैसे ही इस फोर्स की वजह से, प्रिसाइजली एक्सलेशन की वजह से वेलोसिटी अटेन करेगा, उसके ऊपर एक ऊपर का फोर्स लग जाएगा. समझ में आया क्या? हाँ, ध्यान सुनना, इट्स इंटरेस्टिंग. तो अब क्या है, ऊपर का फोर्स लग गया तो ये कहाँ एक्सलेट करेगा? अभी भी नीचे ही करेगा, क्योंकि नीचे का फोर्स बहुत बड़ा है. तो नीचे एक्सलेट करने की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ना. तो नेट फोर्स डाउनवर्ड है, वेलोसिटी बढ़ेगी. तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये फोर्स और स्ट्रांग हो जाएगा. बट अभी भी नेट फोर्स नीचे ही है, तो अभी भी एक्सलेट ही करेगा, बट अभी भी वेलोसिटी बढ़ेगी. तो वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बट द रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. समझ में आया? वेलोसिटी तो बढ़ती रहेगी, मगर वेलोसिटी के बढ़ने का रेट कम होता रहेगा. इसलिए आप आज मुझे 100 रुपए दे दो, कल आप मुझे 90 रुपीज दे दो, परसों आप मुझे 80 रुपीज दे दो, तो माई वेल्थ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बट द इंक्रीमेंट ऑफ रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ माई वेल्थ विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. समझ में आया? तो वेलोसिटी अभी भी बढ़ेगी, लेकिन उसके बढ़ने का रेट कम हो जाएगा, लेकिन बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी वेलोसिटी, तो ये फोर्स और बड़ा हो जाएगा. एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नीचे का फोर्स जो है ये वाला और ऊपर का फोर्स है ये वाला, दोनों बराबर हो जाएंगे. So the moment this balance is attained, it will continue to move with that constant velocity. समझ में आया क्या? जैसे ही ये बैलेंस हो गए फोर्सेस, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया. एक्सेलरेशन जीरो हो गया मतलब अब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. इट डजंट मीन कि वेलोसिटी नहीं होगी. समझ में आ रहा है? सो दिस इक्वेशन विल इंप्लाई इक्विलिब्रियम, इट वोंट इंप्लाई रेस्ट. समझ में आ रहा है क्या? So it will continue to move with a constant velocity and उसको हम बोलते हैं terminal velocity. नया टर्म आ गया, ठीक है, terminal velocity. तो उसके लिए कुछ नहीं करना, इसको इससे इक्वेट कर देने का. ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होती है आपको पता ही है, 4/3 पाई r क्यूब. ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसको नीचे कर दो पूरा, तो ये आपका आ जाएगा, वो लिख देना, ठीक है, 6 पाई ईटा r से डिवाइड कर दो पूरे को, ये r ऐसा. हाँ,
तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाएगी, वी कॉल इट वीटी, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, वो घर पे लिखते रहो। नेक्स्ट, रेनॉल्ड्स नंबर लिख लिया, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो ऐसे, 6 ईटा, सो पाई ईटा आर, आर आर से स्क्वायर बच गया, पाई यहां से खा गया। ठीक है, 6 यहां मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहां पर 9 हो जाएगा ना ये, राइट। तो ये बाय 9 ईटा, तो ये आपकी वेलोसिटी होती है, दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी। और लोग पता नहीं इसको देख के भी डर जाते हैं कई बार, कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या बोलता है? ये बोलता है कि आपको याद है एक हमने बात पढ़ी थी, स्ट्रीमलाइन फ्लो। हाँ, स्ट्रीमलाइन फ्लो में किसी पॉइंट पे अगर आज पानी की वेलोसिटी इधर है तो कल भी आओगे तो भी इधर ही रहेगी, उतनी रहेगी, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये फ्लो स्ट्रीमलाइन होना है कि नहीं होना है, इट डिपेंड्स ऑन कपल ऑफ पैरामीटर्स। वो डिपेंड करता है इसके डेंसिटी के ऊपर, फाइन, whether it's gonna be a streamline flow or not, that depends on couple of parameters। एक करता है डेंसिटी के ऊपर, एक करता है वेलोसिटी के ऊपर, एक करता है डायमीटर के ऊपर इसके, राइट, और एक करता है इसकी विस्कोसिटी के ऊपर, फाइन। सो इस पूरे नंबर को हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। बस कॉन्सेप्ट यहां चालू हो के खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर ये नंबर, दिस नंबर इज लेस देन 2000, then it is a streamline flow, we call it steady flow। If this number is more than 3000, then is turbulent flow। अगर नंबर 2000 से कम है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, और अगर वो 2000 से ज्यादा है तो 3000 से ज्यादा है, ठीक है। If number is less than 2000, then steady flow। If more than 3000, that is a turbulent flow, ठीक है। And if it is between 2000 3000, तो उसका कोई ईमान धर्म नहीं है। It may become steady sometime, it may become turbulent sometime, ठीक है। Between 2000 3000 वो फिर वो अपने मन के हिसाब से आड़ा टेढ़ा करता रहता है। तो जेई में क्वेश्चन ऐसा आएगा आपका, जेई एडवांस में तो नहीं आएगा, मेंस में पूछेंगे तो मेंस में पूछ लेगा आपसे कि बताओ डेंसिटी इतनी है, वेलोसिटी इतनी है, डायमीटर इतना है, विस्कोसिटी इतनी है, व्हाट इज द रेनॉल्ड्स नंबर। बस घूमते रह जाओगे, फॉर्मूला नहीं पता तो, और पता है तो एक मिनट में आंसर आएगा, एक सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है। तो हियर दिस चैप्टर इज ओवर। इसमें आप लोग कुछ अपने होमवर्क लिख लो। HC वर्मा, पेज 295, क्वेश्चन नंबर 11 to 17, पेज 301, 16 to 31। इसमें एक काम करता हूं, अभी मेरा टाइम तो नहीं है इतना, लेकिन फिर भी 2-4 मिनट में मैं आपको लॉजिक बताता हूं। व्हाट हैपेंस इन इनसफिशिएंट लेंथ्स ऑफ कैपिलरीज, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। लिख लिया ना होमवर्क आपने? एक मैं इसका एक और लेक्चर बनाऊंगा, वो हायर लेवल पे है, ऑप्शनल है, जिसको देखना है वही देखो, और काम की चीजें खत्म हो गई है, ठीक है।
तो उसमें मैं ये पॉइजन्स इक्वेशन ये सब भी मैं प्रूव कर रहा हूँ। तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ कैपिलरीज, मतलब कि अगर ये फॉर्मूला क्या था, 2T बाय आर रो जी था ना। इसमें कैसे कैसे वेरिएशन पूछ सकते हैं आपसे जेईई एडवांस में। तो बोलेंगे इसकी वैल्यू आ गई है 5 सेंटीमीटर, आप कैलकुलेट करोगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा। वो जो कैपिलरी है ना वो 2 सेंटीमीटर की होगी सिर्फ। तो क्या लगता है क्या होगा ऐसे केस में? फुवारा बन जाएगा। हाँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। छोटी कैपिलरी डाली, पानी ऊपर। क्यों? अरे छोटी थी इसलिए पानी ऊपर। ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सी क्या होता है देखो, स्लो मोशन में देखते हैं पूरे प्रोसेस को। ठीक है, पहले ऐसा मेनिस्कस बना, ठीक है, पानी के लेवल पे ही। फिर ये जो 2 पाई आर लेंथ थी वो 2 पाई आर इंटू टी से खींचना चालू करेगी, वो चाहेगी उसको यहां तक खींचने के लिए। ठीक है, बट यहां से लेके यहां के बीच में एक पक्की बात, जो ऑब्वियस बात है वो ये होने वाली है कि वो यहां तो पक्का पहुंचेगा, राइट। ये थोड़ी है पहले से एंटिसिपेट कर लेगा, ओह उसकी हाइट कम है हम नहीं आ रहे। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है, उसको जाना 5 तक था तो 2 तक जाएगा। अब 2 के बाद वो एज इट इज तो शायद ऊपर नहीं जाएगा जगह, ये तो पानी चुप जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? पानी ऐसे, ये क्या निकल रहा है? पानी निकल रहा है शार्प तरीके से, एज ऑफ वाटर इज कमिंग अप। ऐसा कुछ नहीं हो सकता ना, ऑब्वियस बात है ना। ये तो क्या होगा पता है, जब टॉप पे पहुंचेगा ना तो ये रिम तो वहां लॉक हो जाएगी, कोई ऊपर जाने की जगह नहीं उसके पास। लेकिन क्या करेगी ये, फिर भी इसको खींचती रहेगी ऊपर। ये पहले भी खींच रही थी ना, अभी भी खींचेगी। अभी खींचने की वजह से क्या होगा, ये जो मेनिस्कस था ना वो ज्यादा फ्लैट हो जाएगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? पहले वो ऐसा था, इस तरह से उसका सेंटर आ रहा था, राइट, ऐसे था ना ये। अब वो थोड़ा बड़ा ब्रॉड हो गया, मतलब उसको आप कंप्लीट करोगे ना तो कुछ इस तरह का बनेगा वो। आई होप यू आर गेटिंग ए पॉइंट। फील आ रहा है इस चीज का आपको? पानी ऊपर आएगा ना ऐसे करके। बट अब क्या हुआ है, ये ऐसा होने की वजह से एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ना, जिस कांटेक्ट एंगल ऐसा हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा ना। ये तो जो खींच रहा था ना वो ऐसे खींचने लग जाएगा। पहले ऐसे खींच रहा था वो 2 पाई आर इंटू टी से ऐसे खींच रहा था, अभी वैसे खींचेगा तो उसका सिर्फ ये कंपोनेंट सर्वाइव करेगा। आई होप यू गेटिंग पॉइंट? नो भाई, आप किसी पत्थर को 2 रस्सी से बांध के दोनों का ऊपर खींचो ऐसे करके, पत्थर ऊपर जाएगा। अब उसी पत्थर को 2 रस्सी से बांध के ऐसे खींचो तो थोड़ा मुश्किल होगी ना ऊपर ले आने में, कम फोर्स लगेगा ना ऊपर, इसको कॉस थीटा लगेगा, कॉस थीटा कंपोनेंट। तो ऐसा ही यहां पर हो रहा है, ये इसके अलोंग लगता है फोर्स, राइट। तो अब जो 2 पाई आर पहले लग रहा था वो 2 पाई आर कॉस थीटा टी बन के लगेगा इसके ऊपर। समझ में आ रहा है? और इसकी हाइट ये h है। तो अभी थीटा बढ़ते रहेगा और ये फ्लैट होता रहेगा, ये पूरा फ्लैट नहीं होगा। कई बच्चे बोलते हैं कि क्या होगा सर, ऐसे है, ठीक है, लॉक हो गया, पानी ऊपर जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट के बाद पानी ऊपर निकलना चालू हो जाएगा ऐसे धीरे धीरे, थोड़ा ऐसे अपर ऐसे मेनिस्कस बन जाएगा। ऐसा नहीं होता, फिर ऐसा बनने से पहले वो फ्लैट होगा। जब फ्लैट होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा ना ये, तो ऊपर होल्ड कौन करेगा इसको? समझ में आ रहा है? तो फ्लैट भी नहीं हो पाएगा, वो एक थीटा पे आके रुक जाएगा। थीटा पे ऐसे निकाल सकते हो, कैसे? ऊपर का फोर्स अभी हो गया और जितनी ट्यूब की लेंथ है वो ट्यूब लेंथ कितना पानी बैलेंस करेगी, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ द ट्यूब इंटू रो इंटू जी। इतना पानी बैलेंस कर सकता है ना ये, तो ये वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी, राइट।
आर इसका रेडियस है, ठीक है। रेडियस का आर है। अब इसमें एक दूसरी कैलकुलेशन क्या बोलती है पता है? वही बोलती है कि 2 पाई आर टी, पहले इतना फोर्स लगता था ऊपर इसकी तरफ, और वो हाइट जो हम कैलकुलेट करते थे फ्लूइड से, उसका नाम रख दिया एच एफ मैंने, फॉर्मूले से जो कैलकुलेट किया, एफ फॉर फॉर्मूला, एफ फॉर फ्लूइड, जो भी है, दिस वाज द कैलकुलेटेड वन ना, कैलकुलेटेड वन। नहीं समझ में आ रहा? कंफ्यूज हो रहे हो क्या? पहले जो हमने पढ़ा था ना, ये पढ़ा था, देखो ये सिर्फ ये पढ़ा था हमने, याद है? ये हमें कमी नहीं थी हाइट की, तो हमने कहा अगर एच एफ हाइट तक जाना है तो इतना लोड कैरी करेगा वो इसके बराबर हो जाएगा। बट इस केस में क्या हुआ, इनसफिशिएंट हाइट थी ट्यूब की, तो जो ट्यूब की एक्चुअल हाइट है, ठीक है ना, एच ए फॉर एक्चुअल, ठीक है, और ये बाय फॉर्मूला जितना है वो है, तो यहां पर ये थीटा चेंज हो जाएगा। सो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन जस्ट डिवाइड दीज टू, और इस सबको कॉस थीटा मिल जाता है। कितना आ गया कॉस थीटा? एच एक्चुअल बाय एच बाय द फॉर्मूला। समझ में आ रहा है क्या? मैं इसको कैसे याद रखता था? जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने इसको कैसे याद रखा था? मुझे ये याद था कि भाई देखो, जब ये पानी, सॉरी ये ट्यूब अच्छी खासी लंबी है, सफिशिएंट लेंथ है, तो इसके अंदर ये ऐसे रहता है पूरा, और कांटेक्ट एंगल क्या होता है यहाँ पर? 0। और जब ट्यूब छोटी बढ़ जाती है तो बाहर की तरफ आना चालू होता है और ये एंगल बढ़ जाता है। तो ये जो एंगल है cos थीटा, दैट इज द रेशियो ऑफ टू हाइट्स। बस इतना याद था मेरे को। और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लॉजिक बोलता है cos थीटा जो है हैज टू बी लेस देन 1 ना, तो ये छोटी हाइट बाय बड़ी हाइट हो जाएगा, लेस देन 1 होना चाहिए ना ये। तो छोटी कौन सी है? एक्चुअल हाइट छोटी है उसकी, तभी तो कॉन्सेप्ट आ गया इसका। तो ऐसे याद रखो बस, रेशियो ऑफ हाइट्स, तो ऊपर कौन सी आएगी? छोटी वाली आएगी, और छोटी कौन सी होगी? जो एक्चुअल लेंथ होगी। आई होप यू गेटिंग पॉइंट। तो उससे आपको cos थीटा आता है, और इस cos थीटा से ना आप ये भी निकाल सकते हो कि जो बड़ा वाला मेनिस्कस बना है ना ये, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। इसका तो आर था, आर एक्चुअल था ये, है ना, ये आर एक्चुअल है, सारे जो भी दिए सब आर एक्चुअल है, तो आर रहने दिया चलो। और ये जो बड़ा वाला नया वाला है फॉर्मूले से आएगा, इसका नाम लिख दिया मैंने आर, जो फाइनली आता है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो कैन यू सी लाइक ये थीटा होगा, है ना, तो इसका रेडियस और इसका रेडियस का रेशियो cos थीटा हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या? ये थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? दिस आर बाय दिस आर, आर एक्चुअल बाय आर जो बाद में निकलेगा। बहुत आसान है यार, मतलब याद रखना। फिर अभी रिजल्ट क्या है फाइनली इसका? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये आया, ये टाइम हो गया है, ठीक है, हाँ, कंक्लूजन ये आया कि जब कैपिलरी सफिशिएंटली लॉन्ग है तो आप इस फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हो। कौन सी फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से, नीचे वाले फॉर्मूले से। When the capillary is sufficiently long, then you can use this formula to get the value of height. But in case this height is 5 centimeter and actual height is 2 centimeter only, so what happens? This rim gets locked here and it starts pushing it up, increasing the radius of curvature of the meniscus, है ना। तो आपसे पूछ सकते हैं थीटा क्या होगा नया वाला, तो इतनी मेहनत नहीं करनी है। थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो एक्चुअल हाइट है ट्यूब की वो डिवाइड बाय जो फॉर्मूले से हाइट आई है वो, दैट इज cos थीटा। वो आपसे यही पूछ सकता है जो नया मेनिस्कस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है,
तो एक्चुअल रेडियस जो है वो छोटा होगा, इसका बड़ा होगा, तो छोटा वाला बाई बड़ा वाला इज cos थीटा. That's it. Fine. So this chapter is over now. Okay, bye bye.